गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की कक्षाएं ले रहे थे और हिंदी में हम लोगों ने वर्णमाला को कंप्लीट किया। वर्णमाला के बाद हम लोग शब्द पर बात कर रहे थे और शब्द में भी हम लोगों ने संज्ञा को समाप्त कर लिया है। संज्ञा के एक दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जिनको आज हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम ये सर्वनाम सीखेंगे, फिर इनकी प्रैक्टिस को देखेंगे। चलिए आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने संज्ञा के कुल प्रकार देखे थे। तो संज्ञा के कुल प्रकार कितने होते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और ये जो पांचों प्रकार होते हैं संज्ञा के, ये कौन कौन से होते हैं? ये पांचों प्रकार जो होते हैं संज्ञा के, वो कौन कौन से होते हैं? तो आपकी संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आपकी जो संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक, जाति वाचक संज्ञा। फिर तीसरी जो संज्ञा होती है वो होती है आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये जो तीन हैं, ये तीनों आपकी मुख्य संज्ञाएं होती हैं। ये तीन जो प्रकार हैं ये मुख्य प्रकार हैं। और जो 5 प्रकार हैं ये कितने प्रकार, कौन से प्रकार हैं? कुल प्रकार। कुल प्रकार कितने होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। और इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही दो संज्ञाएं आती हैं। इसमें पहली जो संज्ञा मिलती है आपको वो होती है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। या इसी पदार्थवाचक को हम द्रव्यवाचक भी कहते हैं। पदार्थवाचक को ही द्रव्यवाचक भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत दूसरी जो संज्ञा मिलती है, दूसरी जो संज्ञा मिलती है, इस दूसरी संज्ञा को क्या कहा जाता है? समूहवाचक, समूहवाचक। या इसी को कहा जाता है समुदायवाचक, समुदायवाचक, वाचक। ठीक। तो संज्ञा के कुल प्रकार जब आपसे पूछेगा तो संज्ञा के कुल प्रकार कितने होते हैं? 5। संज्ञा के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं? मुख्य रूप से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और बाकी पूरी संज्ञाएं कितनी होती हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक। क्लियर है? व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, विशेष, स्थान विशेष, स्थान विशेष या फिर वस्तु विशेष का, वस्तु विशेष का, विशेष का, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या फिर वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के संपूर्ण समूह या संपूर्ण जाति, व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे सपोज करिए कहा जाए, कहा जाए पुरुष, पुरुष। तो पुरुष कैसी संज्ञा हो जाएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा। किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसी पुरुष में अगर कहा जाए राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो ये सब किस प्रकार की संज्ञाएं हो जाएंगी? तो ये सब आपकी जो संज्ञा है ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और जब संपूर्ण जाति का बोध कराया जाएगा तो वो कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए, जैसे कहा जाए अरावली, अरावली, विंध्य, विंध्य, सतपुड़ा, सतपुड़ा, हिमालय, हिमालय, आल्प्स, आल्प्स। ये सभी के सभी क्या है? पर्वतों के नाम हैं। तो अलग अलग इनको अगर कहा जाएगा तो अलग अलग पर्वतों के नाम को हम किस श्रेणी में रखेंगे? व्यक्तिवाचक। किस श्रेणी में रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। ये सभी के सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। लेकिन संयुक्त रूप से ज्यों ही इनको कहा जाएगा पर्वत, ज्यों ही इनको कहा जाएगा पर्वत, तो पर्वत किस श्रेणी में आएगा? आपके पर्वत किस श्रेणी में आएगा? जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। किस श्रेणी में आएगा? जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में।
आई होप चीजें आप लोगों की क्लियर हो रही होंगी। इसी प्रकार से अगर पदार्थवाचक की बात करेंगे तो जैसे बात करें अगर दूध, दूध, फिर बात करें अगर पेट्रोल, पेट्रोल, फिर बात करें लकड़ी, लकड़ी, लोहा, सोना, ये सब के सब किस में आते हैं? आपके पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक में। समूह या समुदायवाचक में क्या आते हैं? जैसे अगर बात की जाए आपसे झुंड, झुंड, दल, दल, भीड़, भीड़, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? गोष्ठी, मेला, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? आपके समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समूह या समुदाय को बता रहे हैं। ये किसे बता रहे हैं? जिनसे किसी न किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, यानी कि ये पदार्थ अथवा द्रव्य को बता रहे हैं। इस कारण से इनको क्या कहा जाएगा? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। बात करें अगर भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं, तो भाववाचक संज्ञा में जितने भी हमारे मन की फीलिंग्स होती हैं वे सबके सब कहाँ आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। जितनी भी फीलिंग होती हैं सब कहाँ आएंगी? आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। फीलिंग कौन कौन सी? जैसे समझिएगा, अगर कहा जाए प्रेम, प्रेम, घृणा, घृणा, मित्रता, मित्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, गुलामी, गुलामी, आजादी, ठीक, ये सभी के सभी किस में आएंगे? आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। किस में आएंगे? सब के सब आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि ये सब के सब क्या है? आपके मन के अंदर छिपी हुई भावनाएं हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के अपवाद, कि संज्ञा के अपवाद क्या होते हैं। तो समझिएगा संज्ञा के अपवाद को के बारे में, हेडिंग डालिएगा संज्ञा के अपवाद। संज्ञा के अपवाद। तो देखिए, संज्ञा के अपवाद में दो अपवाद आते हैं। पहला अपवाद आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा की तरह, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा की तरह तरह प्रयोग, की तरह प्रयोग। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग कैसे होगा? समझिएगा। जैसे कहा जाए, कहा जाए मोहन, मोहन हमारी टीम का सचिन, हमारी टीम का सचिन है। मोहन हमारी टीम का सचिन है। अब मोहन हमारी टीम का सचिन है, इसमें समझिएगा बात अगर करेंगे मोहन की, तो मोहन भी आपकी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन भी कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो आपका सचिन है ये भी कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ये भी कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि मोहन हमारी टीम का सचिन है, यानी कि मोहन की तुलना की जा रही है। और किससे तुलना की जा रही है? सचिन से। किससे तुलना की जा रही है? सचिन से। तो जब भी किसी वाक्य में, जब भी किसी वाक्य में दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आएंगी और पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना दूसरी व्यक्तिवाचक संज्ञा से की जाएगी, तो वहां पर दूसरी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या हो जाएगी?
जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है मोहन हमारी टीम का सचिन है। इसका मतलब सचिन से तुलना की जा रही, और किस सचिन से तुलना की जा रही? सचिन तेंदुलकर से तुलना की जा रही है। यानी कि मोहन बहुत अच्छा खेलता है, इसी कारण तो उसे सचिन कहा जा रहा है। इसी कारण तो उसे सचिन कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो सचिन है, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक होते हुए भी कैसे काम करेगा? जातिवाचक की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? जातिवाचक की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा, आगे क्या है। जैसे कहा जाए सोहन 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 हमारे मोहल्ले का कन्हैया है। सोहन हमारे मोहल्ले का कन्हैया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सोहन भी अपने आप में कैसी संज्ञा है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस प्रकार की संज्ञा है? सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो कन्हैया है, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर सोहन की तुलना किससे की जा रही है? कन्हैया से की जा रही है। और जिससे तुलना की जाती है वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी इस वाक्य में कैसे काम करेगा? जातिवाचक की तरह। इस वाक्य के लिए कन्हैया शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कन्हैया शब्द से तुलना की जा रही है। और किसकी तुलना की जा रही है? सोहन की तुलना। किसकी तुलना की जा रही है? सोहन की तुलना। तो जब भी किसी वाक्य में दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आए और दोनों में से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना दूसरे व्यक्तिवाचक संज्ञा से की जाएगी, तो जो दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा जिससे तुलना की जाएगी, बात समझिएगा, जिससे तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा? वो आपका जातिवाचक हो जाएगा। और जिसकी तुलना की जाएगी वो तो व्यक्तिवाचक ही रहेगा। जिसकी तुलना होगी वो क्या रहेगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहेगा। लेकिन जिससे तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा। देखिए, तुलना किसकी की जा रही है? पहले वाक्य में मोहन की। तो मोहन की तुलना की जा रही है, तो मोहन तो आपका व्यक्तिवाचक ही रहेगा। मोहन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन तुलना किससे की जा रही है? सचिन से। किससे की जा रही है? सचिन से। तो सचिन यहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। सचिन क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। बात क्लियर है? दूसरे वाले वाक्य में समझिए, तुलना किसकी की जा रही है? सोहन की। सोहन हमारे मोहल्ले का कन्हैया है। किसकी तुलना की जा रही है? सोहन की। तो जिसकी तुलना की जाएगी वो हमेशा क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक ही रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक ही रहेगा। व्यक्तिवाचक ही रहेगा। लेकिन तुलना की किससे जा रही है? तो कन्हैया से। किससे की जा रही है? कन्हैया से। तो जिससे तुलना की जाएगी वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी कैसे वाक्य के लिए हो जाएगा? वाक्य के लिए वो जातिवाचक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वाक्य के लिए वह क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर है? अब समझिएगा। अब इसका थोड़ा सा आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, जब जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में वाक्य में दो व्यक्तिवाचक जब किसी वाक्य में दो व्यक्तिवाचक वाचक जब किसी वाक्य में दो व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञाएं दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आए दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आए आए तो वहां पर पर जिस संज्ञा शब्द की तुलना जिस संज्ञा शब्द की तुलना
की जाती है, तुलना की जाती है, जिस संज्ञा शब्द की तुलना की जाती है वह व्यक्तिवाचक, वह व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा की तरह, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, की तरह प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। परंतु 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 जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वह व्यक्तिवाचक होते हुए भी, वह व्यक्तिवाचक होते हुए भी, होते हुए भी जातिवाचक की तरह, जातिवाचक की तरह प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है, होती है। अब ये चीजें कैसे होती हैं, अभी पिछले एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा कि जब भी कोई दो संज्ञा शब्द, दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसी वाक्य में आएंगी तो जिसकी तुलना की जाएगी वो तो व्यक्तिवाचक ही रहेगा, लेकिन जिससे तुलना की जाएगी वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी कैसे काम करेगा, जातिवाचक की तरह। वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी कैसे काम करेगा, जातिवाचक की तरह काम करेगा। तो यही वाला अपवाद आपका कहलाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होना ही क्या कहलाता है, आपका संज्ञा का अपवाद कहलाता है। क्लियर है? अगले पे बढ़िएगा। अगला क्या है, दूसरा अपवाद आपका क्या है, दूसरा अपवाद जो संज्ञा का है वह क्या कहलाता है आपका, दूसरा अपवाद कहता है जातिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, संज्ञा का व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होना, व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होना, तरह प्रयोग होना। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होना, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होना। अब ये कैसे होगा समझिएगा, कैसे होगा। जैसे कहा जाए, कहा जाए पटेल जी, पटेल जी देश की, देश की एकता के, एकता के सूत्रधार हैं, सूत्रधार हैं। ठीक, पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो पटेल शब्द है, पटेल शब्द है, ये बेसिकली जो शब्द है ये किस संज्ञा का भाग है, जातिवाचक संज्ञा। किस संज्ञा का प्रकार है, जातिवाचक संज्ञा का, क्योंकि पटेल क्या होती है, एक जाति होती है। लेकिन जब आप कहेंगे कि पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस पटेल जी शब्द से, पटेल जी शब्द से केवल एक व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहे हैं, और वे व्यक्ति कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इन्हीं के बारे में तो बताना चाह रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही बारे में तो बताना चाह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार हैं। तो पटेल जी जो शब्द है ये तो है जातिवाचक संज्ञा का, लेकिन इस ये शब्द किसके लिए रूढ़ हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए। बोलो भाई, किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो रहा है। पटेल जी से आप किसी और का अनुमान नहीं लगाएंगे, तो ये किसके लिए रूढ़ हो रहा है, एक व्यक्ति के लिए।
एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो रहा है और यह एक व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। इस कारण से इस वाक्य में पटेल जी जो शब्द दिया गया है तो जातिवाचक, लेकिन प्रयोग कैसे होगा? व्यक्तिवाचक की तरह। प्रयोग किस प्रकार से होगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होगा। कैसे प्रयोग होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पटेल जी है तो अपने आप में एक जाति, लेकिन किसी एक व्यक्ति के बारे में ये बताने का काम कर रहा है। इस कारण से इस पटेल जी शब्द को हम क्या कहेंगे? इस वाक्य के लिए क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जब भी किसी वाक्य में कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए, वहां पर वह जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। वहां पर वह जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। अब समझिएगा, ये है क्या? है तो जातिवाचक, लेकिन प्रयोग कैसे हो रहा है? व्यक्तिवाचक की तरह। प्रयोग कैसे हो रहा है? व्यक्तिवाचक की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में समझते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। आपसे एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस देगा, आपसे एग्जाम में वाक्य देगा, और वाक्य देने के बाद आपसे पूछेगा कि बताइए, अंडरलाइन इसे करेगा और पूछेगा कि रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? जातिवाचक संज्ञा। क्या आना चाहिए? जातिवाचक संज्ञा। एक और उदाहरण देखिए, जैसे कहा जाए गांधी जी गांधी जी सत्य सत्य और अहिंसा के सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इस वाक्य में अगर हम इस शब्द पर गौर फरमाएं, इस शब्द को बहुत ध्यान से देखें, तो ये गांधी अपने आप में क्या होता है? एक जाति होती है। गांधी क्या होता है? अपने आप में एक जाति होती है। महात्मा गांधी कहिए, राहुल गांधी कहिए, सोनिया गांधी कहिए, राजीव गांधी कहिए, सभी का जो सरनेम है, सभी की जो जाति है, वो क्या है? गांधी ही है। सभी की जाति क्या है? गांधी ही है। तो गांधी जो शब्द है, ये अपने आप में कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब आप इस वाक्य को पढ़ेंगे, इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे वाक्य क्या कह रहा है कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इस वाक्य को पढ़ करके आपके मन में जो छवि बन रही है, वो किसकी बन रही है? केवल और केवल एक व्यक्ति की। और किसकी छवि बन रही है? महात्मा गांधी की। किसकी छवि बन रही है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की छवि बन रही है। तो ये जो गांधी जी शब्द है इस वाक्य में, ये किसके लिए रूढ़ हो गया है? महात्मा गांधी के लिए। किसके लिए रूढ़ है? महात्मा गांधी के लिए ये क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। तो जब कोई भी जातिवाचक संज्ञा का शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाएगा, तो इस प्रकार के शब्द को किसी वाक्य में जातिवाचक होते हुए भी हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के लिए क्या हो रहा है? रूढ़ हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए क्या हो रहा है? रूढ़ हो रहा है। यह है तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग न होकर के कैसे प्रयोग हो रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह। किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा है। बात क्लियर है? चलिए, इन दोनों एग्जांपल्स को लिखिएगा और थोड़ा सा आगे इसमें डेफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पेज पे बढ़ते हैं। चलिए लिखिएगा, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। लिखिएगा, जब किसी वाक्य में
जब किसी वाक्य में किसी जातिवाचक संज्ञा का शब्द किसी जातिवाचक संज्ञा का शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द जब किसी वाक्य में किसी जातिवाचक संज्ञा का शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए, रूढ़ हो जाए अर्थात रूढ़ हो जाए अर्थात अर्थात किसी एक व्यक्ति व्यक्ति की जानकारी का भाव रखे, की जानकारी का किसी एक व्यक्ति की जानकारी का भाव रखे तो ऐसे संज्ञा शब्द तो ऐसे संज्ञा शब्द तो ऐसे संज्ञा शब्द जातिवाचक होते हुए भी ऐसे संज्ञा शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक की तरह प्रयोग होते हैं, व्यक्तिवाचक की तरह प्रयोग होते हैं। क्लियर है? देखिए, जब किसी वाक्य में किसी जातिवाचक संज्ञा का शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए अर्थात किसी एक व्यक्ति की जानकारी का भाव रखे तो ऐसे संज्ञा शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं। अभी पिछले उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि कैसे गांधी जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का शब्द होते हुए भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ होकर के वो क्या भाव दे रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाव दे रहा है। उसी प्रकार से पटेल आपका जातिवाचक संज्ञा का शब्द होने के बावजूद किसी एक व्यक्ति विशेष का अर्थ देने के कारण वो भी क्या हो जा रहा है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जा रहा है। बात क्लियर है? तो ये संज्ञा से जुड़े अपवाद थे। यहीं पर आपका संज्ञा चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और हम अपने अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है सर्वनाम। चैप्टर का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम चैप्टर का क्या नाम है? सर्वनाम। आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा सर्वनाम। हम लोग सर्वनाम के बारे में अब पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कहते किसे हैं। ठीक है? सारी चीजें हम सर्वनाम के बारे में बहुत ही कायदे से देखेंगे। चलिए देखते हैं सर्वनाम के बारे में। तो देखिए, अगर सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सभी का नाम। सभी का नाम इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम का जब भी आपसे पूछाएगा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सभी का नाम। क्या होता है? सभी का नाम। अब सभी का नाम शाब्दिक अर्थ क्यों होता है? देखिए, सर्वनाम की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे, अगर हम सर्वनाम की डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो इसकी परिभाषा आपसे क्या कहती है समझिएगा। सर्वनाम की परिभाषा परिभाषा आपसे क्या कहती है कि सर्वनाम होते क्या हैं? तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर
स्थान पर प्रयुक्त वे शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वे शब्द शब्द जो संज्ञा के समान ही अर्थ देते हैं, जो संज्ञा के समान ही अर्थ देते हैं, समान ही अर्थ देते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वे शब्द जो संज्ञा के समान ही अर्थ देते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वे शब्द जो संज्ञा के समान ही अर्थ देते हैं उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए, आप लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं और संज्ञा से आप लोग परिचित हैं भली भांति। तो संज्ञा क्या करता है? संज्ञा बेसिकली होता क्या है? नाम देने का काम करता है। संज्ञा क्या होता है? नामकरण। नाम करण का ही तो काम संज्ञा के द्वारा किया जाता है, नाम ही तो दिया जाता है। तो संज्ञा से क्या दिया जाता है? नाम। और सर्वनाम भी क्या अर्थ देता है? संज्ञा के बराबर ही अर्थ देता है। तो अगर नाम का अर्थ सर्वनाम भी दे रहा है तो सर्वनाम क्या हो जाएगा? सभी का नाम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कहा जाए, समझिएगा, कहा जाए राम, श्याम, सीता, गीता। ठीक, ये सब क्या है? ये सब संज्ञाएं हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। क्या है? संज्ञा शब्द। और संज्ञा में भी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा में भी कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, इन सभी संज्ञाओं का अलग अलग नाम है। इन सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम क्या है? अलग अलग नाम है। लेकिन जब इनको हम सर्वनाम से डिनोट करेंगे तो हम इनको क्या कह देंगे? वह। बोल दिए वह। अब वह कहते ही इन सभी के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए राम, राम एक अच्छा लड़का है। कहा जाए राम एक अच्छा लड़का है। फिर कहा जाए वह कक्षा 10 का छात्र है, वह कक्षा 10 का छात्र है। तो ये वह जो प्रयोग हुआ है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए। और राम के लिए वह का प्रयोग होते ही वो किसका अर्थ दे रहा है? राम का ही अर्थ दे रहा है। फिर उसी तरीके से कहा जाए कि श्याम बहुत अच्छा लड़का है। फिर आगे कहा जाए कि वह कक्षा 10 का छात्र है, तो श्याम के लिए भी वह का प्रयोग हुआ, राम के लिए भी वह का प्रयोग हुआ। और वह अपने आप में है क्या? एक सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। तो इस सर्वनाम का प्रयोग राम के लिए, श्याम के लिए, सीता के लिए, गीता के लिए, सभी के लिए किया जाएगा। और जिसके लिए भी किया जाएगा यह उसी का अर्थ देगा, यह उसी का अर्थ देगा। इसी कारण से सर्वनाम को क्या कहा जाता है? सभी का नाम। सर्वनाम को क्या कहा जाता है? सभी का नाम। सभी का नाम। बात क्लियर है? सर्वनाम को कहा क्या जाता है? सभी का नाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का हम प्रयोग कर लेते हैं और सर्वनाम हमें वही अर्थ देता है। इतनी बात क्लियर है? सर्वनाम हमें क्या देता है? वही अर्थ देता है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं चीजों को। ये तो हो गया सर्वनाम का इंट्रोडक्शन और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के प्रकार की। बात करेंगे सर्वनाम के प्रकार की। सर्वनाम के प्रकार। प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। तो बात अगर करें हम सर्वनाम के प्रकार की कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो जो आपके सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के कुल सर्वनाम होते हैं। कौन कौन सा होता है समझिएगा। सबसे पहला जो सर्वनाम होता है वो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पहला जो सर्वनाम होगा वो क्या होगा? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे प्रकार का जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार होता है उसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। वाचक
सर्वनाम। नाम। सर्वनाम का जो तीसरा प्रकार होता है, तीसरा प्रकार होता है, इसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो सर्वनाम का प्रकार होता है, चौथा जो प्रकार होता है, इस चौथे प्रकार को कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो पांचवा प्रकार होता है, इस पांचवें प्रकार को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम का अंतिम और जो छठा प्रकार होता है, सर्वनाम का छठवां जो प्रकार होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक। आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। किसके? सर्वनाम के। जब भी आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार होते हैं। अब इन 6 प्रकारों में कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा प्रकार होता है? तो सबसे पहला प्रकार आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा जो प्रकार होता है, उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। उसे क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। यही 6 प्रकार होते हैं आपके किसके? सर्वनाम के। और इन्हीं 6 के बारे में हमें पढ़ना है, और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एक एक सर्वनाम को क्लियर करते हुए पढ़ना है। तो उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले जो हेडिंग डालिएगा, वो क्या डालिएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और हम लोग देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अगले पेज पे आइए और देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। हेडिंग डालिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो देखिए किसी भी संवाद में, किसी संवाद में, इसके डेफिनेशन थोड़ा सा लिखिएगा, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। इसकी परिभाषा लिखिएगा। किसी किसी संवाद, संवाद, संवाद को ही कहा जाएगा बातचीत। बातचीत। किसी संवाद या बातचीत में, किसी संवाद में वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा द्वारा स्वयं के लिए, स्वयं के लिए सुनने वाले के लिए, स्वयं के लिए सुनने वाले के लिए, अथवा अथवा किसी अन्य के लिए, अथवा किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए। ठीक है। किसी संवाद में, बातचीत में वक्ता द्वारा स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए, अथवा किसी अन्य के लिए जिन सार्वनामिक, जिन सार्वनामिक नामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का
शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक, वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। किसी संवाद बातचीत में वक्ता द्वारा स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, वक्ता द्वारा, वक्ता मतलब क्या होता है? बोलने वाला। वक्ता मतलब क्या होता है? बोलने वाला, बोलने वाला। और सुनने वाले के लिए जो शब्द आता है वो क्या होता है? श्रोता। वो क्या होता है? श्रोता। समझिएगा, क्या होता है? श्रोता। श्रोता, श्रोता को क्या कहा जाता है? सुनने वाले को क्या कहा जाता है? श्रोता। अथवा किसी अन्य के लिए, यानी कि किसी तीसरे के लिए। अब देखिए, जो भी बातचीत होगी, जो भी बातचीत होगी, तो बातचीत होने के लिए कितने लोगों का होना आवश्यक है भैया? दो लोगों का होना आवश्यक है। दो लोगों का होना आवश्यक है। दो लोग होंगे, बातचीत तभी हो पाएगी, बातचीत तभी हो पाएगी, दो लोग हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये बोल रहा है, ये क्या है? आपका वक्ता है। अगर एक टाइम पे ये बोल रहा है, ये वक्ता है, तो उस समय के लिए ये क्या होगा? ये सुनने वाला होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? श्रोता। ये क्या हो जाएगा? श्रोता। ये अगर वक्ता है तो ये क्या हो जाएगा? श्रोता। और अगर ये वक्ता हो रहा है, इसे अगर हम वक्ता बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रोता। बात समझ में आ रही है? तो बोलने संवाद में क्या होता है? एक वक्ता होगा, एक क्या होगा? श्रोता। कई बार श्रोता एक से अधिक होते हैं, कई बार जो श्रोता होते हैं वो क्या होते हैं? एक से अधिक होते हैं। अब समझिए, अगर ये बोल रहा है, सपोज करिए कि ये आपका वक्ता है, ये वक्ता है और ये क्या है? श्रोता है। ये वाला वक्ता है और ये वाला आपका क्या है? श्रोता है। तो अगर ये बोल रहा है और इससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? इससे बात कर रहा है, तो ये जब बोलेगा तो कुछ शब्द अपने लिए प्रयोग करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे कहा जाएगा मैं, मेरा, मुझे। जैसे ये कहा, ये अपना अगर परिचय इसको दे रहा है, जैसे कहे कि मेरा नाम फला है, मेरा नाम राम है। सपोज करिए ये कहे मेरा नाम राम है। अब देखिए, ये सुन रहा है तो ये अपने बारे में जब कहेगा तो क्या कहेगा? मेरा नाम राम है। इसने कहा अच्छा ठीक है। फिर अगर इससे कुछ पूछना हुआ तो क्या कहेगा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है, या आपका नाम क्या है? तो ये जो मैं, मेरा जो शब्द लाया है, मेरा, ये किसके लिए लाया है? खुद के लिए लाया है। लेकिन अगर तुम या तुम्हारा शब्द की बात करेंगे, तुम या तुम्हारा शब्द की बात करेंगे, तो ये किसके लिए ला रहा है? श्रोता के लिए ला रहा है। किसके लिए ला रहा है? श्रोता के लिए। तो वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है या किसी दूसरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, सभी के सभी क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, संभावना ये भी है कि इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, और बातचीत किसकी हो रही है? किसी तीसरे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किसी तीसरे की बात हो रही है। और जो तीसरा वहां पर है ही नहीं, जो तीसरा व्यक्ति है वो वहां पर है ही नहीं। तो इसी तीसरे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अन्य कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अन्य। और जब इस अन्य की बात होती है, इस अन्य के बारे में भी बात कही जाएगी, तो पूछा जाएगा इसके बारे में। जैसे कहा जाए उसका घर कहाँ है, कोई भी इनका मित्र है, तो पूछ रहे हैं उसका घर कहाँ है, वो कहाँ है, आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वो या उसका शब्द किसके लिए आ रहा है? अन्य के लिए। वो कहिए या फिर उसका कहिए, ये सब शब्द किसके लिए आ रहे हैं? अन्य पुरुष के लिए आ रहे हैं, अन्य व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, वक्ता स्वयं के लिए, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, या वक्ता सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, या फिर किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, ये सभी के सभी शब्द आपकी किस श्रेणी में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में। किस श्रेणी में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। बात क्लियर है? अपने लिए, श्रोता के लिए, या फिर किसी अन्य के लिए जिन भी सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, सभी के सभी शब्द आपके किस श्रेणी में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में। बात क्लियर है? अब देखिए, अपने लिए कौन कौन शब्द प्रयोग करेगा, बात को समझिएगा। अपने लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग करेगा?
जैसे कहा जाए मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, मुझको, मुझसे, हमें, हमको, हमको, हमारा। ये सारे के सारे शब्द जो प्रयोग किए जाएंगे, ये किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? वक्ता के लिए। किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? वक्ता के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अच्छा, श्रोता के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करेगा? जैसे कहा जाए तुम, तुम्हें, तुमको, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारा, तू, तेरा, ठीक है, आप, आपको, आपका। ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? तो ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? श्रोता के लिए। किसके लिए? श्रोता के लिए, श्रोता के लिए। और कहा जाए जैसे उसका, उसका, उसकी, उसकी, उसे, उसे, वे, ठीक है, उन्हें, उन्हें, उनका, उनका। ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाएंगे, किसी अन्य के लिए। तो स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, ये भी क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, ये भी क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। और किसी अन्य के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, ये भी क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये सभी के सभी किस श्रेणी में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। अब अगर बात करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो 3 प्रकार इनका होता है, ये कौन कौन सा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ये जो 3 प्रकार हैं, ये कौन कौन से हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? पुरुषवाचक सर्वनाम। और इनके ये जो 3 प्रकार हैं, ये कौन कौन से हैं समझिएगा। तो पहला जो प्रकार है, इसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा वाला जो प्रकार है, इसे कहा जाता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, पुरुष। और तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो प्रकार है, इस तीसरे प्रकार को ही कहा जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, पुरुष। तो ये 3 आपके सर्वनाम के प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बेसिकली क्या होता है? तो वक्ता के लिए प्रयुक्त सभी के सभी शब्द क्या होते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम। श्रोता के लिए प्रयुक्त सभी के सभी शब्द क्या होते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम। और किसी अन्य के लिए, अन्य के लिए प्रयुक्त सभी के सभी शब्द क्या होते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य के लिए प्रयुक्त सभी के सभी शब्द क्या होते हैं? तो अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बारे में डिटेल से कल हम लोग सीखेंगे। आज हम लोगों ने सर्वनाम का इंट्रोडक्शन जाना, ये जाना कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये आपके सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। उसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो किसी भी संवाद में वक्ता स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, उसे किस श्रेणी में रखेंगे? उत्तम पुरुष में। वक्ता सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उसे किस में रखेंगे? मध्यम पुरुष में। और वक्ता किसी अन्य
के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे किस में रखेंगे? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। क्लियर है? आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर अपने समय से मिला जाएगा और कल कुछ और बातें सीखी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए।